हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम कक्षा शास्त्री प्रथम खंड के लिए के पाठ्यक्रम में समाहित जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, जिसके तहत हमने हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में जाना था। आज मगध साम्राज्य के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश के बारे में जो है सो अध्ययन करेंगे। इतिहास को जानने के लिए हमने इस चीज़ का उल्लेख किया है कि हमें स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों का महत्व होता है। तो मौर्य वंश के संबंध में जो साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं वो कौटिल्य चाणक्य का लिखित जो है अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण एवं बौद्ध व जैन ग्रंथों से मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण में जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था, उसकी लिखित पुस्तक इंडिका, वो भी मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख हैं, सिक्के हैं, जिसकी मदद से हम मौर्यकालीन इतिहास के प्रामाणिक इतिहास को जानने में सक्षम हो पाते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का विनाश करके की थी। मगध के राज सिंहासन पर बैठ करके चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली थी जो संपूर्ण भारत में फैला था। चंद्रगुप्त के विषय में जस्टिन ने लिखा है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कर, नंदों का उन्मूलन कर, सेल्यूकस को पराजित कर, संधि के लिए विवश कर जिस साम्राज्य की स्थापना की, उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर के दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। यानी मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हम देखते हैं कि ये साम्राज्य काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ। दोनों के बीच संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का जो है विवाह कर दिया और दहेज के रूप में उसकी पुत्री हेलेना उसका नाम था, उसके साथ उसका विवाह संपन्न हुआ और दहेज के रूप में जो है वो एरिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया और पेमिशदाई का क्षेत्र जो है वो इसको प्राप्त हुआ। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। उसी मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक इंडिका है, जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी जो है वो तमिल ग्रंथ अहनामुर और मुरनानुरु तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तिब्बती इतिहासकार जो तारानाथ हैं, इसके अलावा जो स्मिथ हैं, उनका मानना है कि दक्षिण भारत जो है वो मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार के समय में मिलाया गया। लेकिन यूनानी इतिहासकार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण विजय का श्रेय देते हैं, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के श्रवणबेलगोला, जो मैसूर कर्नाटक है, वहाँ स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर वहाँ जा कर के उसने करीब 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था, जो सल्लेखन की विधि है। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और अंत समय में वह
वो चंद्रगिरी पहाड़ी पर जाकर के श्रवण बेलगोला में और सल्लेखन के द्वारा उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त बस्ती का भी निर्माण करवाया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उसका दक्षिण भारत के क्षेत्र में भी वर्चस्व स्थापित था। तो आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना, और आगे की कक्षा में जो अन्य शासक इसमें हुए और जो इसके अन्य पहलू हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।